इथेनॉल C2H5OH या CH3CH2OH और सामान्य रूप से इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। इथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन के द्वारा मीन्स बाय फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की विधि सबसे पुरानी विधियों में से एक है। आजकल इथेनॉल की अधिक मात्रा हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? एथीन के जलयोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। एथेनॉल निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। मोलासिस गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त शुगर को इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा के रूप में जाना जाता है। यह सूत्र किसका होता है? सुक्रोस शर्करा जो किसमें उपस्थित है? शीरा यानी मोलासिस, गन्ना या अंगूर, और इसका जल अपघटन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा, जो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं या प्रतीप शर्करा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के द्वारा किण्वन किया जाता है और किण्वन करने के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट में उपस्थित जाइमेज नामक एंजाइम के द्वारा फर्मेंटेशन करने पर मीन्स किण्वन करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है और CO2 गैस मुक्त होती है। शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा और ईस्ट का स्रोत होते हैं। जो अंगूर जब पक जाते हैं तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इसके ऊपरी सतह पर, अंगूर के ऊपरी सतह पर क्या आ जाता है? ईस्ट उत्पन्न हो जाता है। तो पके हुए अंगूरों से शराब का निर्माण किया जाता है। जब अंगूरों को कुचला जाता है, एक क्रशर होता है, इसमें अंगूर डाल दिए जाते हैं। जब अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा और एंजाइम परस्पर संपर्क में आते हैं, इससे किण्वन क्रिया होती है। किण्वन कैसी होती है? क्या वायु की अनुपस्थिति में होती है। दो तरह की किण्वन क्रियाएं होती हैं, एक वायु की उपस्थिति में होती है, एक वायु की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है कैसी हो रही है? वायु की अनुपस्थिति में हो रही है। तो किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा लगभग 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया कैसी हो जाती है? संदमित हो जाती है, मीन्स वो अब इनहिबिट होनी चालू हो जाती है, रुकनी चालू हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। जब इथेनोइक अम्ल बनता है तो अल्कोहलिक पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया में वायु अनुपस्थित होनी चाहिए। तो इथेनॉल वायु के संपर्क में आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। यह प्रश्न पूछा जाता है। इथेनॉल अपना टेस्ट चेंज कर देता है। इथेनॉल टेस्ट चेंज करता है जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल एक रंगहीन, रुचिकर, गंधयुक्त, तीक्ष्ण स्वाद यानी बर्निंग टेस्ट वाला एक द्रव होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 351 केल्विन होता है और जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। इसको पीने से एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना पैदा होती है। जल से हल्का होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.789 होता है। ज्वलनशील है और नीली ज्वाला के साथ जलता है। जो इथेनॉल होता है वो नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। इथेनॉल के रासायनिक गुण। इथेनॉल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल बन जाएगा। अगेन इसका हम ऑक्सीडेशन करें, उपस्थिति किसकी होगी? K2Cr2O7 और H2SO4 की, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इथेनोइक एसिड CH3COOH। इस प्रकार इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर पहले इथेनॉल और उसके बाद इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन। इथेनॉल की वाष्प को CH3CH2OH, इथेनॉल की वाष्प को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर
प्रवाहित करने पर इथेनॉल CH3CHO प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यह अभिक्रिया इथेनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन कहलाती है और प्राप्त उत्पाद क्या है यहाँ पर? इथेनॉल। निर्जल एल्यूमिना के साथ क्रिया। इथेनॉल निर्जल एल्यूमिना के साथ दो अलग अलग तापमानों पर, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्रिया करता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर यह डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर यह एथीन में परिवर्तित हो जाता है। CH3CH2OH इसकी क्रिया कर रहे हैं निर्जल एल्यूमिना के साथ, एनहाइड्रस Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाई एथिल ईथर में। C2H5O C2H5 प्लस H2O। इसी प्रकार इथेनॉल जब उच्च ताप CH3CH2OH को एनहाइड्रस Al2O3 के साथ रिएक्शन करें लगभग 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या बन जाएगा? C2H4 एथीन बन जाएगी प्लस H2O। इस प्रकार निर्जल एल्यूमिना के साथ इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। कम ताप पर में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर डाई एथिल ईथर मिलता है और उच्च ताप में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर इथेनॉल एथीन में परिवर्तित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। इथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल से विभिन्न तापों पर क्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। जैसे इथेनॉल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत करें तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर यह एथीन में परिवर्तित हो जाता है और 140 डिग्री सेल्सियस पर यह डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन देखिए, C2H5OH में CH3CH2OH प्लस H2SO4। टेम्परेचर होगा 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य। क्या प्राप्त होगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 प्लस H2O। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 C2H5OH से रिएक्शन कर जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या प्राप्त होगा? C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 मीन्स डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथीन में परिवर्तित हो जाता है। C2H4 बनेगा प्लस H2SO4। इस प्रकार इथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जिन यौगिकों में OH समूह उपस्थित होता है उनका OH समूह रिप्लेस हो जाता है Cl के द्वारा और एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे C2H5OH प्लस PCl3, तो OH समूह रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा। क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5Cl प्लस H3PO3। बैलेंस कर लेंगे तो इस प्रकार फास्फोरस एसिड मिलेगा, फास्फोरस एसिड मिलेगा और एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। PCl5 से अभिक्रिया करें। PCl5 से अभिक्रिया करने पर यह OH समूह Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। C2H5Cl बनेगा प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड तथा HCl प्राप्त होंगे। इस प्रकार जिन यौगिकों में OH समूह होता है उनका OH समूह Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। सिमिलर रिएक्शन होगी थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। C2H5OH प्लस SOCl2, OH समूह रिप्लेस हो जाएगा। C2H5Cl बनेगा प्लस SO2 प्लस HCl प्राप्त होगा। इस प्रकार इन तीनों ही अभिक्रियाओं में एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन
वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है अथवा जिनमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है, और इथेनॉल। 3 प्रकार के कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। यह परीक्षण CH3CO समूह की पहचान करने, CH3CO समूह की पहचान करने, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH समूह युक्त अल्कोहल, और तीसरा CH3CH2OH मिस इथेनॉल। ये यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। इथेनॉल आयोडीन और कास्टिक सोडा से अभिकृत होकर आयोडोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म क्रिया कहलाती है। कैसे रिएक्शन होती है? इथेनॉल CH3CH2OH सर्वप्रथम आयोडीन से अभिक्रिया करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में CH3CHO प्लस 2HI। ये इथेनॉल फिर आयोडीन से क्रिया करेगा। अब इस इथेनॉल का यहां से एक एक करके 3 बार में 3 H हटेंगे और तीनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा और कंपाउंड बनेगा CI3CHO प्लस 3HI, और इसका नाम क्या होगा? आयोडल। ये आयोडल CI3CHO कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। इस अभिक्रिया में एसिड बना हुआ है और बेस आप डाल रहे हैं, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ये 5HI जो बने हुए हैं ये 5 मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्शन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? 5NaI प्लस 5H2O। इन सारी रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा? जोड़ते हैं तो ये पोर्शन इस पोर्शन से डिलीट हो जाएगा, ये वाला यहां से डिलीट हो जाएगा, HI मॉलिक्यूल्स HI से हो जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3CH2OH प्लस 1 और 3 मॉलिक्यूल कितने हो गए? 4, 4I2 प्लस NaOH कितने हो गए? 1 यहां पर है और 5 यहां पर है, 6 NaOH इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, क्या बचा? CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 5। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। अतः यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार हम इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया के द्वारा। इथेनॉल के उपयोग, यूजेस ऑफ इथेनॉल, पेंट उद्योग में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन के बहुत सारे यौगिकों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। औषधियों और शराब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपेरेंट सोप्स जो होते हैं, पारदर्शी साबुन, उनके बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। और इसका एक और उपयोग किया जाता है पावर अल्कोहलों के निर्माण में।